तो जैसे कि सर्दी ने दस्तक दे चुकी है, और आपने देखा भी है मौसम बदल भी रहा है। आपके इर्द गिर्द लोग भी होंगे जो लगातार छींके, जुकाम, या नाक से पानी बहना, या नाक का कंजेस्टेड रहना, या सर में भारीपन, ऐसी दिक्कतें अक्सर लोग लेके आते होंगे, या आप भी खुद भी प्रभावित हो सकते हैं। और ऐसे भी लोग होंगे जो हर सीजन में, हर मौसम में, जब भी मौसम बदलता है तो ये लक्षण ज्यादा हावी हो जाते हैं। जानते हैं, अगर आप पहले प्रभावित नहीं थे लेकिन अब हैं, या आप बार बार हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? आपकी कम होती रोग प्रतिरोधक क्षमता है। इवन कि आपने देखा कि जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होती हैं, सडन चेंजेस इन टेम्परेचर होते हैं, तो इस मौसम, ये जो टाइम होता है, जो जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होता है, जो वायरस होते हैं, उनको, उनके पनपने के लिए ये जो एटमॉस्फेयर होता है ये अप्रोप्रिएट होता है। तभी तो जो चेंज ऑफ सीजन होता है, मे बी ये मार्च अप्रैल का समय हो, या दिवाली दशहरे के आसपास का समय हो, या बारिश के बाद मौसम जो होता है, वो सडन चेंजेस ऑफ टेम्परेचर दिखाता है, जिसमें ये बीमारियां सबसे ज्यादा पनपती हैं। और ये ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कंटेजियस होती हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। तो इनका कारण क्या है? ये जर्म्स हैं, बैक्टीरिया भी हैं, जीवाणु हैं, विषाणु हैं। ये वो कारण हैं जो हमारी हवा में बहुत हैं। हमारे आउटर जो एनवायरमेंट है उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वो उन्हीं लोगों को प्रभावित करते हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो। इवन की जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूटन के जो कण है, वो ह्यूमिडिटी के साथ मिक्स होकर हमारी जो श्वास की नली है, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसमें सूजन पैदा करते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से स्राव भी निकलते हैं। और उस सूजन की वजह से हमारा जो ट्रैक है वो संकरा हो जाता है, जिसमें रेस्पिरेटरी इश्यूज, यानी सांस लेने में दिक्कत, कफ का बना रहना, लगातार खांसी का छिड़ना, ये लक्षण होते हैं। तो बिकॉज ये हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता, जो हमारी इम्यूनिटी है, उस पर निर्धारित है। इसलिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको बनाए रखें। इवन की जो अपनी हाइजीन है उसको मेंटेन रखें। जो ओवर क्राउडेड प्लेसेस हैं, भीड़ भाड़ वाले एरियाज हैं, उससे दूरी बनाए रखें। और अगर आप स्मोकिंग या कोई भी ऐसा एडिक्शन है तो कृपया उसको त्यागने का प्रयास करें, क्योंकि ये डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको प्रभावित करते हैं। इवन कि कोविड के दौरान हमने देखा है कि दुनिया में कितने लोगों को उसने प्रभावित किया है। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनमें कोई लक्षण पैदा ही नहीं हुए, कुछ ऐसे भी थे जिनको हुआ लेकिन उनको पता ही नहीं चला, वो घर में रहते हुए ठीक हो गए। और कुछ ऐसे भी थे जो आइसोलेट भी हुए, और कुछ ऐसे भी थे जो हॉस्पिटलाइज भी हुए। तो यानी लक्षण सभी में देखने को मिले, लेकिन वो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही थी जिसकी वजह से वो लक्षण उभर कर नहीं आए, या वो लक्षण दब गए। अब अमूल्य वायरोविन है, कोविड के दौरान भी इसका धड़ल्ले से प्रयोग हुआ है, और बहुत पॉजिटिव हमें इफेक्ट या रिजल्ट इसके मिले हैं। जो लोग प्रभावित थे उन्होंने भी सेवन किया है, और जो लोग प्रभावित नहीं थे, यानी उनको कोई हेल्थ इशू नहीं था लेकिन अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखना चाहते थे, उन लोगों ने भी इसका सेवन किया, और आज वो एक स्वस्थ जीवन को व्यतीत कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं अमूल्य वायरविन के बारे में। अब जब हम अमूल्य वायरविन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि ये 100% नेचुरल फॉर्मुलेशन है, जिसके साइंटिफिकली प्रूवन एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और इम्यूनो बूस्टर प्रॉपर्टीज रखता है। ये एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, डेवलप्ड बाय अमूल्य रिसर्च सेंटर। जितने भी एक्सट्रैक्ट्स हैं, जितने भी हर्ब्स हैं, जितने भी स्पाइसेस में यूज की हैं, प्रोडक्ट में इसका पूरा लीफलेट है जिसके रेफरेंस तक हमने मेंशन किए हैं। और ये कैसा प्रोडक्ट है जिसके पेटेंट ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड में। इसके जो घटकों की बात करें तो कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं: हल्दी, जो हम सब यूज करते हैं; काली मिर्च; मोरिंगा, जिसके हेल्थ बेनिफिट्स सभी लोग वाकिफ हैं; तुलसी, जिसको हम घरों में पूजते हैं; गिलोय, जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा कोविड के दौरान लोगों ने किया है; सलाय गुगुल और अश्वगंधा। तो इन सब जितनी भी हर्ब्स हैं, जितनी भी स्पाइसेस हैं, इनकी जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन के माध्यम से ये तैयार है वायरोविन। वायरो यानी विक्ट्री ओवर इलनेस। ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, और इम्यूनो बूस्टर प्रॉपर्टीज बढ़ाने की क्षमता रखता है। अब आइए थोड़ा सा और डिटेल्स के इसके बारे में हम पढ़ जानते हैं।
वायरोवेन सबसे पहले, जो हम अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में यही बात करते हैं, कि इसमें टर्मरिक है, टर्मरिक यानी हल्दी है। और उस हल्दी का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो है कुरकुमिन। ये एक वो कंपाउंड है जो एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टी रखता है अगेंस्ट बैक्टीरिया, यानी जो रोग के कारण है, जो रोग को पैदा करने के कारण है, जो जीवाणु है, जो विषाणु है, उन सब पे ये एक्ट करने की क्षमता रखता है। इसके साथ साथ काली मिर्ची भी इसमें डाली गई है, जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट पिपरिन है। जानते हैं, जो कुरकुमिन है उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है, उसकी जो ऑब्सॉर्प्टिव रेट है, उसको 2000% गुना ये काली मिर्ची यानी पिपरिन बढ़ा देता है। यानी अगर आप हल्दी कुरकुमिन का सेवन करते हैं और एक आप कुरकुमिन के साथ काली मिर्ची का सेवन करते हैं, तो आपकी बॉडी को जो कुरकुमिन की जो बेनिफिट्स हैं वो काली मिर्च के कॉम्बिनेशन के साथ ज्यादा मिलेंगे, 2000 टाइम्स बेटर मिलेंगे। तो इसका जो प्रभाव है, जितनी भी एलर्जीज हैं, चेंज ऑफ सीजन के साथ साथ जिन लोगों को खांसी होता है, जुकाम रहता है, छींकें आती हैं, या नाक में भारीपन रहता है, या सर में भी भारीपन बना रहता है, या इवन जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करने से उनका जो श्वास की जो नली है वो संकरी हो जाती है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसमें जो ऑक्सीजन, जो हवा है, उसका फ्लो कम पड़ जाता है। तो फेफड़ों को भी कम मिलता है, जिसकी वजह से इसको कहते हैं कि नैरोइंग हो गया, यानी सूजन हो गई है। सूजन की वजह से वो हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो प्रभावित हो गई है। लेकिन जो वायरोविन है उसमें कैपेसिटी है, उसमें कैपेबिलिटी है उस इन्फ्लेमेशन को अपोज करने की, ताकि जो हवा का बहाव है, जो फ्लो है ऑफ एयर, वो पर्याप्त रहे, ताकि आपके फेफड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे। इसके अतिरिक्त आपके फेफड़ों का जो एंड वाला भाग होता है, जिसे हम अल्वियोली कहते हैं, जो बलून लाइक होता है, जो बहुत एक एंड पार्ट होता है हमारे फेफड़ों का, जहाँ पे ऑक्सीजन हमारी बॉडी के साथ एक्सचेंज होती है, तो वो अल्वियोली की जो एपिथेलियल थिकनेस है और पॉलिफ्रेशन है, उसकी जो पॉलिफ्रेशन यानी उसकी डिवीजन, उसको कम करता है, क्योंकि ज्यादा होगा तो ग्रोथ ज्यादा होने से ऑक्सीजन का जो हम एक्सचेंज करते हैं हमारा ब्लड के साथ, जो हवा का ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है वो कम पड़ जाता है। तो उस प्रोलिफ्रेशन को कम करने में भी वायरोविन रोल प्ले करता है। साथ साथ कुछ ऐसे स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो दिक्कतों को बढ़ाते हैं, यानी वो स्ट्रेस नहीं जो हम कहते हैं नॉर्मल आज डे टू डे एक्टिविटीज में होता है, वो स्ट्रेस नहीं, ये होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी हमारे सेल्स में होने वाली जो मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं हैं उस दौरान जो टॉक्सिन्स बनते हैं, जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो वहां इकट्ठे हो जाए, जमा हो जाएं, तो वो एक स्ट्रेस के रूप में हमारे जो सेल्स हैं उनको प्रभावित करते हैं। तो उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को लोअर करने की भी कैपेसिटी रखता है, ताकि आपके जो लंग्स हैं प्रॉपर काम करें। तो आइए हम थोड़ा और डिटेल्स में इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सलाइ गुगल, जो इसका मुख्य घटक है, की इंग्रेडिएंट है। देखिए, जैसे हम कहते हैं एक सेल टू सेल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। अब जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई जीवाणु, सॉरी, जब कोई बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करता है, तो वो अपने जो बाकी साथी हैं उनसे कम्युनिकेट करता है थ्रू अ सिस्टम दैट इज कॉल्ड क्यूएस सिस्टम, क्वेरम सेंसिंग सिस्टम। ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जिसमें एक बैक्टीरिया या जो भी कारण है वो कम्युनिकेट करता है दूसरे कारणों से, ताकि वो जान सके उनकी कितनी क्वांटिटी है। ये अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी को मापने के लिए ये एक उनके पास सिस्टम होता है। और ये एक ऐसा सिस्टम होता है कि हम जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जो उन सिम्टम्स को कम करने के लिए, हम उन लक्षणों को कम करने के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं, लेकिन उन एंटीबायोटिक के प्रभाव से भी ये क्यूएस सिस्टम कई बार डैमेज नहीं होता। तो डैमेज न होने की वजह से ये जो कारण है, जो बैक्टीरिया है, वो अंदर ही अंदर ग्रो करते रहते हैं। क्योंकि जिन बैक्टीरिया के पास, जिन रोगाणुओं के पास क्यूए सिस्टम होगा, तो वो अपने इर्द गिर्द एक बायोफिल्म डेवलप कर लेते हैं, एक दीवार, सुरक्षा कवच डेवलप कर लेते हैं। तो जिसकी वजह से खाया हुआ एंटीबायोटिक भी प्रभावी नहीं होता। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जो वायरोविन है, वायरोविन में कैपेसिटी है उस बायोफिल्म को डैमेज करने की, उस दीवार की इंटीग्रिटी को खत्म करने की। क्योंकि जब
वो जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो डैमेज हो जाती है, तो अंदर जितने भी कारण हैं उन पे ये हावी हो जाता है। तो जिससे उनकी जो मेटाबॉलिज्म है वो नहीं हो पाती, भले वो ग्राम नेगेटिव हो या ग्राम पॉजिटिव हो, यानी अल्टीमेटली उन कारणों का नाश होता है। तो ये क्यूएस सिस्टम, जो क्वेरेंट सेंसिंग सिस्टम होता है, ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है, जो उनको स्ट्रांग बनाता है, उसको डैमेज करने की क्षमता भी वायरल में है। यानी ये उस प्रक्रिया को डैमेज करके उनकी जो ग्रोथ है उसको पनपने नहीं देता। और ये इसको एक अलग टर्म से कहें तो उनकी जो डेथ है उसको प्रोग्राम करता है। इसे कहते हैं प्रोग्रामिंग ऑफ डेथ, यानी उस बैक्टीरियल सेल की जो डेथ है वो ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुकी होती है। तो ये क्यूएस सिस्टम एक सेल टू सेल कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसको डैमेज करने की क्षमता वायरमेंट में है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट घटक है जो मोरिंगा, मोरिंगा के बारे में, जिसे हम ड्रम स्टिक भी कहते हैं, जिसे हम अक्सर कई लोग यूज भी करते होंगे, ड्रम स्टिक्स। तो ये एक ऐसा कंटेंट है कि ऐसा हर्ब है जिसमें सबसे ज्यादा गुण है, जिसमें 92 न्यूट्रिशनल फैक्ट्स है। इसके जो विटामिन सी कंटेंट है एक्सेप्शनली हाई है। ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है। एंटीऑक्सीडेंट यानी एक ऐसा कंटेंट जो हमारे शरीर में जमा हुई गंदगी, गंदगी वो नहीं जो हम आंतड़ियों से निकालते हैं, हमारी जो, जैसे हम हर घर में कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, हमारे किचन्स में एक्टिविटी होती है, तो हम जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो डस्टबिन में डालते हैं। अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को डस्टबिन में, कूड़ेदान में डालते हैं, तो हमारा ये दायित्व है हम उसको रोज खाली करें। अब आप सोचिए, जब हम उसको खाली नहीं करते, 2 दिन निकल जाते हैं, 3 दिन निकल जाते हैं, 4 दिन निकल जाते हैं, उस कूड़ेदान में जो कूड़ा इकट्ठा होता रहता है, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो कूड़ादान पूरी तरह ऊपर से भर जाएगा। अगर आप अभी उसमें कूड़ा फेंकेंगे तो वो बाहर की तरफ छलकेगा, और अगर फिर भी नहीं हटे तो आसपास गंदगी फैलाएगा, यानी ढेरों जो इश्यूज हैं उसको पैदा करेगा, फाउल स्मेल भी आएगी, और अंदर कूड़ा कूड़ा सड़ता रहेगा, जिससे बीमारियां भी फैलने का चांसेस रहता है। तो हम इसका सॉल्यूशन क्या है कि उस कूड़ेदान को खाली किया जाना चाहिए। इसी तरह हमारा जो एक एक सेल है एक एक घर के बराबर है, और हर सेल में एक्टिविटीज चलती ही रहती हैं, तो स्वाभाविक है कूड़ा कचरा जो अनवांटेड मटेरियल है, जो वेस्ट है, जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, वो भी बनता रहेगा। तो अगर उस सेल से, देखिए सोचिए, हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ मिलियन सेल से बनी है, और एक एक सेल से कूड़ा निकलता है। अगर उस कूड़े को, उस कचरे को नहीं निकाला जाएगा तो वहीं पड़ा हुआ जमा रहता जाएगा। अब धीरे धीरे उस कूड़े का ढेर बड़ा होता हुआ हमारी जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं, हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं, उसको भी प्रभावित करेगा। इसलिए उसका निकाय जाना बेहद जरूरी है। इसलिए मोरिंगा में वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी एंटीऑक्सीडेंट है, यानी उस फ्री रेडिकल्स को, उस टॉक्सिन्स को निकालने की क्षमता है। तो विटामिन सी रिच भी है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। तो ये जो कॉमन लक्षण है, जैसे कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, या सेवरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो होते हैं, उनको कम करने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसमें सूजन रोधी गुण है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं। तो जिन लोगों को जो एस्थमेटिक हैं, जिनको लंबे समय से कफ बना रहता है, जो सांस लेने में दिक्कत महसूस करते हैं, या कोई और रेस्पिरेटरी इश्यूज है, तो वो भी वायरोविन का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे कफ है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में बनने वाली म्यूकस है, जिसे हम रेशा कहते हैं, अगर वो रेशा जमा रहता है तो वो सॉलिडिफाई होकर हमारी जो श्वास नली है उसको संकरा करता है। तो ये उस म्यूकस को भी निकालने की क्षमता रखता है, ताकि हमारी जो श्वास की प्रक्रियाएं हैं वो इजिली चलती रहे। इसमें जो लोग इवन टीबी के पेशेंट हैं, जो लोग दवाई ले रहे हैं अपनी, तो वो अपनी प्राइमरी मेडिकेशन के साथ भी वायलिन का सेवन कर सकते हैं। तो मोरिंगा की वजह से जो सेल के मेम्ब्रेन्स हैं, जो बैक्टीरिया के जो दीवारें हैं, उनको डैमेज करने की क्षमता है। उसके अंदर में जो डीएनए की प्रक्रियाएं चलती हैं, जो न्यूक्लिक एसिड प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रियाएं हैं, उन सबको डैमेज करने की क्षमता रखता है। और इवन आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो एलर्जीज होती हैं वो इससे कहते हैं, हम हिस्टामिनिक रिएक्शंस कहते हैं। जैसे सडनली नॉर्मल थे, एकदम से छींके शुरू हुई, तो हमें एंटी एलर्जिक खाना पसंद करते हैं। आपने देखा भी होगा, अक्सर कई लोग होंगे जो एंटी एलर्जिक को प्रेफर करते हैं। तो वो कारण क्या है? वो हिस्टामाइन रिलीज की वजह से है। तो मोरिंगा में कैपेसिटी है एटलीस्ट 72% ऑफ जो हिस्टामाइन
जो रिलीज होता है उसको इनहिबिट करने की क्षमता रखता है। यानी जिन लोगों को एलर्जी कफ है, जो ऑलरेडी एस्थमेटिक हैं, जो लंबे समय से रेस्पिरेटरी इशू से प्रभावित हैं, जो टीबी पेशेंट है, या और भी किसी तरह का भी कोई रेस्पिरेटरी इशू से प्रभावित हैं, तो वो मोरिंगा यानी वो वायरविन का सेवन कर सकते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट घटक है जिसको कहते हैं तुलसी। तुलसी, इसके हेल्थ बेनिफिट्स सभी इससे अ, सभी जानते हैं, सभी वेल वर्स हैं। तुलसी जिसको हम पूजते भी हैं, ये होली बेसल के रूप में भी है, लेकिन इसकी जो क्षमता है, जो हेल्थ बेनिफिट्स है, बहुत है। इसमें कैपेसिटी है, जो जमा हुआ कफ है जिसे हम फैल्गम कहते हैं, उसको लूज करने की। यानी जो फेफड़ों में जो उसकी जो नली होती है, मुंह से लेके हमारे फेफड़ों तक जो नली जाती है, उसमें कई बार कफ जम जाता है, जिससे हमें भारीपन लगता है, जिसमें हमें दम, जैसे कहते हैं ना, दम फूलता है, क्योंकि हम रेस्पिरेशन नहीं कर पाते। तो वो जमा हुआ कफ उस एयर के फ्लो को इनहिबिट करता है। तो उस जमे हुए कफ को लूजन करने में भी, ताकि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको सपोर्ट मिलती रहे, तुलसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो लोग अस्थमाटिक है, जिनका अक्सर ये जो कहते हैं इस्नोफीलिया है, यानी जिनका ये साग बड़ा हुआ है, या जिनको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होती है, यानी जब फसल कटती है, आपने देखा भी होगा, जब फसल कटाई का मौसम होता है, लोगों को मैक्सिमम ये प्रॉब्लम्स आती हैं। नाक से पानी आना, आंख से पानी आना, फीवर का होना, खांसी का होना, बलगम का बनना, तो ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है। तो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या एस्थमेटिक हो या ईएसआर बड़ा हो, तो उन लोगों में भी अक्सर हम लोग तुलसी, नॉर्मली भी तुलसी प्रयोग करते हैं। तो तुलसी की वजह से भी वायरविन इस कंडीशंस में भी हेल्पफुल है। तो ये आपकी जो अंदर की जो लाइनिंग है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो लाइनिंग है, उसको सूदन करेगा। यानी जब इरिटेशन होती है तो वहां पे एलर्जी पैदा होती है, वहां पे सूजन होती है, लेकिन जब उस जो अंदर की जो लाइनिंग है उसको सूदिंग इफेक्ट देगा, तो वो इन्फ्लेमेशन, वो कारण, वो झंझनाहट नहीं होगी। तो इससे जो इरिटेशंस है वो कम करने में हेल्प होगी। साथ साथ जो खांसी है, जो अस्थमाटिक है, जिनको ब्रोंकाइटिस हर सुबह शाम प्रॉब्लम रहती है, या चेंज ऑफ सीजन में रहती है, या इन्फ्लुएंजा है, या कंजेशंस रहती हैं, उनमें भी ये दिया जा सकता है। और आजकल जैसे हम कहते हैं वायरल है, जिसमें फीवर्स के साथ साथ भी रेस्पिरेटरी इश्यूज आते हैं, तो उनमें भी वायरविन दिया जा सकता है। तो यानी इसके जो इंपॉर्टेंट घटक हैं, सलाई गूगल है, मोरिंगा है, तुलसी है, जिसके बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट है। इसमें गिलोय है, कोविड के दौरान सबने कोविड का बहुत प्रयोग किया है। हार्ट शेप इसके लीव्स होते हैं, जो लोगों ने काफी इसको एज रॉ फॉर्म में भी यूज किया है, ताकि वो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखें। तो जितने भी हमारी, जितने भी श्वास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसे रिलेटेड हमारे जितने भी लक्षण है, कोल्ड है, कफ है, या धुएं की वजह से, या पॉलन पॉलन की वजह से, जैसे इसको कहते हैं हे फीवर्स, यानी जो फसल कटाई के दौरान परिस्थिति पैदा होती है, उसे कहते हैं हे फीवर्स, जिसमें बहता है नाक, या लगातार छींके रहती हैं, या नाक में खुजली रहती है, या आंखों में भारीपन रहता है, या इवन फीवर भी बना रहता है, उसे ये फीवर कहते हैं। ये एक एलर्जी है। और साथ साथ गले में भी खराश रहती है, गले में पेन भी रहता है, सोरनेस भी रहती है। कभी कभी तो किसी व्यक्ति को टॉन्सिल्स भी हो सकते हैं, तो टॉन्सिल्स की वजह से भी हो, तभी ये गिलोय उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हेल्प करेगा। और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसमें कई तरह के सेल्स होते हैं, ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। जैसे हर कंट्री का अपना अपना डिफेंस सिस्टम होता है, तो वैसे ही हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो है डब्ल्यूबीसी काउंट। तो ये उसकी डिफेंस सिस्टम की जो डब्ल्यूबीसी काउंट का जो एक तरह का मैक्रोफेज सेल है, जिसे हम कहते हैं किलर सेल, यानी जो आने वाला कारण है उसको पूरी तरह से इंगल्फ करता है, यानी उसको चबा जाता है। तो उस एक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करने वाले जो कंटेंट है वो गिलो है। यानी ये हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने में जो हेल्प करते हैं वो सेल्स, यानी डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल जिसे कहते हैं, उनकी काउंट को बढ़ाने में, उन मैक्रोफेजेस सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। साथ साथ आयुर्वेद का ये भी मानना है कि हमारी बॉडी में जो आम होता है, आम, वो आम नहीं जो हम गर्मी में खाते हैं, वो आम, यानी जो अनडाइजेस्टेड मैटर हमारे पेट में पड़ा रहता है। यानी जब हम खाना खाते हैं,
हमें तभी खाना चाहिए जब हमें भूख हो, यानी पेट की अग्नि जब प्रज्वलित हो। लेकिन जब वो अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, हम वो खाना खाते हैं, तो वो ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, जिसे कहते हैं अनडाइजेस्टेड मैटर, जिसे कहते हैं आमा। और ये आम ही ऐसा है जो रूट कॉज है कई तरह की बीमारियों का। ये रूट कॉज है उन बुखार को पैदा करने का। सो ये जो आम है, वो दीपन और पाचन की प्रॉपर्टी रखने वाला जो वायरविन है, उसकी वजह से एलिमिनेट हो जाता है, जिससे जो लक्षण है वो पनपते नहीं। यानी दीपन और पाचन की प्रॉपर्टी रखता है वायरविन। तो ये वो आमा है जो आपके जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उनके फ्लो को अवरोध करता है। तो आम के डाइजेशन होने से जो चैनल्स हैं वो क्लियर होंगे, ताकि आप जो भी खाते हैं उसका प्रभाव मैक्सिमम मिले। तो गिलोय भी अपना रोल प्ले करता है, यानी हमारे WBC, हमारे डिफेंस सेल्स, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण रोल है। अश्वगंधा, जिसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी बताना चाहूंगी, क्योंकि ये वो सबने अब देखिए, आपके आसपास स्पोर्ट्स पर्सन भी होंगे जो फिजिकल एंड्योरेंस चाहते होंगे, जो मैक्सिमम आउटपुट चाहते होंगे, वो अक्सर रॉ फॉर्म में अश्वगंधा का भी सेवन करते हैं। तो अश्वगंधा क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल्स है उनको बढ़ाते हैं। जो लोग फिजिकली एक्टिव रहते हैं उनकी भी जो मसल एंड्योरेंस जिसको कहते हैं, जो अपनी आउटपुट ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, वो अपने जो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस है उसके मेजरमेंट से वो अपनी जो एंड्योरेंस पावर है उसको डिटरमाइन करते हैं। यानी किस अनुपात में आपका हार्ट और आपका लंग्स आपकी मांसपेशियों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जब आप रनिंग करते हैं, जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। और कई दुनिया भर में कई तरह के रिसर्चेस हुए हैं जिसमें पाया गया कि अश्वगंधा लाल कण, यानी RBCs के काउंट को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। और सिर्फ उसके काउंट को नहीं बनाता, सिर्फ उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन कंटेंट को भी बढ़ाता है। ये हीमोग्लोबिन कंटेंट क्या है? ये वो कण है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जितना भी सर्कुलेट हो रहा है उससे जुड़कर हमारे अंगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो साथ साथ ये नंबर ऑफ RBCs, लाल कणों की मात्रा को भी बढ़ाने का काम करता है। तो जो RBCs बढ़ेंगे तो हमारा हीमोग्लोबिन कंटेंट बढ़ेगा, यानी हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, जिससे हमारे अंगों को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी। और अश्वगंधा के माध्यम, यानी अश्वगंधा ये जो मांसपेशियों हैं उसकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको दुरुस्त बनाता है, ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो सके, ताकि वो जो एथलीट्स हैं, जो स्पोर्ट्स लवर हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट दे सके। इसलिए अपनी रिजुविनेटिंग, अपनी स्ट्रेंथिंग टेक्स के कारण ये अश्वगंधा उनके लिए तो बेनिफिशियल ही है, साथ साथ ये उनके लिए भी वरदान है जो ऑलरेडी COPD, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी फेफड़ों से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनसे प्रभावित हैं। तो ये जो टायर्डनेस है, जो थकावट बनी रहती है, सिर्फ उसको नहीं, ये उनकी जो ब्रीथिंग इश्यूज हैं, उनके कफ अटैक्स हैं, उनको भी कम करने में हेल्प कर सकता है। और आपने देखा भी होगा कई लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी लंबे समय से अलग कई तरह की जो दवाइयां खाते हैं, जो फेफड़ों से रिलेटेड इश्यूज है उनके लिए वो मेडिकेशन लेते हैं, जो उनके लक्षणों को तो कम कर रही है लेकिन उनकी जो इम्यूनिटी है उसको भी कम कर रही है। तो वायरल में वो कैपेसिटी भी है जो उन दवाओं के जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको कम करने में आपकी हेल्प कर सकती है। यानी जो ऑलरेडी इससे रिलेटेड मेडिकेशंस ले रहे हैं वो उनको बेनिफिशियल भी है, लेकिन उल्टा उसकी जो इनडायरेक्ट वे से उसकी इम्यूनिटी है उसको कम कर रहे हैं। तो उस जो दुष्प्रभाव को भी कम करने की कैपेसिटी वायरमिन में है। साथ साथ काली मिर्च है, जैसे हम सब खाते भी हैं, आपने सुना भी हो, घर में अक्सर लोग कहते हैं कि अगर कफ लगा हो, गले में जमा हो, महसूस हो रहा हो भारीपन, तो काली मिर्ची को सेवन करो, उसको चूस लो। क्यों? क्योंकि उसके प्रॉपर्टीज हैं, उसकी कैपेसिटी है एंटीट्यूसिव एक्शन की, यानी उस कफ को रिलीफ देने की, उस जमे हुए कफ को निकाल फेंकने की, यानी छेदन कर्म, जिसको आयुर्वेद में छेदन कर्म कहते हैं। ये वो कर्म है जिससे जमा हुआ कफ निकल सकता है। तो ये जितना भी म्यूकस है जो जमा हुआ है, जो थिक है, जो गाढ़ा है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक को ब्लॉक कर रहा है, उसको लूजन करने की क्षमता रखता है। नाक में, जिसे साइनसाइटिस कहते हैं, या राइनाइटिस है, जैसे सर्दी आते ही लोगों को जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो उनका नाक में भारीपन रहता है, सर में भी भारीपन रहता है, हमेशा हेडेक्स बना रहता है, तो वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। साथ साथ काली मिर्च, जैसे हमने बताया कि पिपरीन है। पिपरीन क्या है कि एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कुरकुमिन की बायोअवेलेबिलिटी
बॉडी को होने वाली जो बायोबिलिटी है उसकी रेट को 2000 टाइम्स बढ़ा देता है। तो ये कुरकुमिन के ऑब्जॉर्प्शन रेट के साथ साथ ये उन एंजाइम्स को भी ब्लॉक करता है जो हमारी श्वास नलियों को संकुचन या उनकी जो ल्यूमन है को नैरो करते हैं, क्योंकि वो नैरोइंग हमारी जो कफ है, जो सांस लेने की प्रक्रिया उसको अवरुद्ध करता है। तो काली मिर्च के अपने बेनिफिट है। तो इन सभी के कॉम्पोजिशन से तैयार है वायरोनिक। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि कोविड के दौरान भी हमने इस प्रोडक्ट का बहुत यूज किया है, और हमने एडीआर रिपोर्टिंग के माध्यम से भी जिन लोगों को कोविड हुआ था या जिनको नहीं था, उनकी जो स्टडीज है हमने कॉपरेट की है, तो हमने पाया है जितने भी हमने पेशेंट्स को दिया किसी को भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं हुआ। यानी जो ऑलरेडी हेल्दी थे, उनकी हेल्थ बनाए रखना चाहते थे, उन्होंने भी इसका सेवन किया, और जो कोविड जैसे लक्षणों से प्रभावित थे, जिनको कोई और रेस्पिरेटरी इश्यूज भी थे, या कोई और सीओपीडी से भी प्रभावित है, या किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी इश्यूज से प्रभावित थे, उन लोगों ने भी सेवन किया और अपनी नॉर्मल मेडिकेशन भी लेते रहे, तो उनका जो प्रभाव है उनको ज्यादा मिला। यानी वो अपने लक्षणों को और बेहतर तरीके से कम कर पाए। तो मैं यही कहूंगी कि जितने भी जो लोग कोई एस्थमेटिक हैं, वो लोग भी सेवन कर सकते हैं। अगर हम इसको पूरी को समराइज करें कि कौन कौन इसको ले सकता है, कि जिन लोगों को श्वास नली यानी ब्रीथिंग इश्यूज है, फेफड़ों से रिलेटेड इशू है, जो हेल्दी भी हैं, अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखना चाहते हैं, वह इम्यूनो बूस्टर के रूप में इसका सेवन भी कर सकते हैं। जिनको खांसी है, कोल्ड है, कफ है, फ्लू है, फीवर है, या वायरल इंफेक्शंस हैं, या इवन की जो डेंगू से गुजर रहे हैं, चिकनगुनिया भी है, या साइनसाइटिस, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है साइनसाइटिस की, या फेफड़ों से रिलेटेड सीओपीडी है, जो एस्थमेटिक हैं, जो ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड हैं, या जिनको थ्रोट गले के इन्फेक्शन रहते हैं, ये टॉन्सिल से प्रभावित हैं, तो वो सभी लोग वायरन का सेवन कर सकते हैं। और हाँ, अगर हम डोज की बात करें तो 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाने के बाद विद वार्म वाटर जरूर ले, लगातार 2 हफ्ते, या जैसे डायरेक्ट किया जाए। अगर थेरापेटिक डोज की बात करें, 2 कैप्सूल थ्राइस अ डे या बी डोजेस में लेने चाहिए, लेकिन आफ्टर कंसल्टिंग डॉक्टर ऑन कॉल। और जो प्रोफाइलिक डोज है वो 2 कैप्सूल वंस अ डे आफ्टर मील, या इवन 1 कैप्सूल वंस अ डे आफ्टर मील दिया जाता है। पेशेंट की एज के अनुसार, पेशेंट की प्रॉब्लम की सिवियरिटी के अनुसार तय किया जाता है। तो जो जब भी आप लेना चाहें वायरल के अपनी इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए, या एंटी बैक्टीरियल या वायरल एंटीवायरल गुणों की वजह से कोई इशू से गुजर रहे हैं, तो इश्यूज को कोप अप करने के लिए आप वायरल का सेवन कर सकते हैं। पर मैं यही कहूंगी कि लेने से पहले या लेने के दौरान आप हमसे एक बार जरूर डॉक्टर ऑन कॉल पे संपर्क करिएगा। बाकी इस प्रोडक्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए हमसे डॉक्टर ऑन कॉल पे संपर्क कर सकते हैं, या इवन लैंडलाइन नंबर है 0176253430 पे संपर्क कर सकते हैं, या हमारे डीआरएम के माध्यम से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक पेजेस पे भी अवेलेबल है, तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। बाकी मैं अपनी ये ट्रेनिंग यहीं समाप्त कर